उबूरी जजेस की तैनाती का मामला अब जस्टिस मकबूल बाकर ने भी माजरत कर ली है। पेंडिंग केसेस जो हैं वो नए एडहॉक जजेस लगाने से तो खत्म नहीं होंगे। कौन जज होगा जो इस वक्त ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला दुरुस्त है? पीटीआई उनका टेन्योर को जो है कंटिन्यूअसली इन्होंने डिस्टर्ब किया है। पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी, जस्टिस बाकर साहब भी नहीं आएंगे, हुकूमत नहीं मानेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक यानी उबूरी जजेस की तैनाती का मामला अभी से मुतनाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ किया है। वो कहते हैं कि ये फ़ैसला बदनीयती पर मबनी है और इस वक्त जजेस लगाने का मकसद उनको समझ नहीं आया। कहते हैं इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जा सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इसको डिफेंड कर रही है, कह रहे हैं इस फैसले में कोई कबाहत नहीं, आईनी तौर पर एड हॉक जजेस लगाए जा सकते हैं। और इसके ऊपर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ओवरफ्लो ऑफ केसेस है, बताया जा रहा है कि 54,000 केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं। इसके लिए खिदमात हासिल की जा रही हैं इन उबूरी जजेस की और सोचा गया इनको तैनात करने पर ताकि केस लोड ज़रा कम किया जा सके। अब ये जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये जायज़ है, क्या ये दुरुस्त है और मुख्तलिफ इसके पहलू क्या हैं, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। जमा खातिर ये भी कि वो जो 4 नाम एड हॉक जजेस के लिए प्रपोज़ किए गए थे या जिनको अप्रोच किया गया था, उनमें से जस्टिस मुशीर आलम के बाद अब जस्टिस मकबूल बाकर ने भी माजरत कर ली है और सिर्फ 2 नाम ही अब रह गए हैं। तो इसके ऊपर भी आगे जाकर बात करते हैं। सवाल यही कि क्या ये तनकीद जायज़ है या नहीं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। महमद, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है और ख़ासकर ये वाली बात कि टाइमिंग पर बड़ा इशू उठा रहे हैं, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है? देखिए लीना, जो पीटीआई की तनकीद है वो तो बिल्कुल एक सियासी तनकीद है और सियासी तनकीद ही लग रही है। यानी कि बेसिकली हमने देखा कि पहले जिस तरह, और वो तो खैर कल आपके शो के अंदर काफ़ी डिटेल में उसकी डिस्कशन भी हुई कि ये बात तो हो नहीं सकती कि जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट है वो एड हॉक जजेस अगर 4 आ भी जाते तो वो तो उसके अंदर बेंच के अंदर बैठ भी नहीं सकते। तो एक ये रूमर्स थी ना, वो स्पेकुलेशन हो रही थी कि एड हॉक जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं, कि क्या ये रिजर्व सीट जजमेंट क्यों क्या आ गई है। तो इस वजह से फिर 2 और भी जो चीज़ें जो हुकूमत इक़दामात की बात कर रही है, एक पीटीआई के ऊपर बैन लगाने की और दूसरा वो जो आर्टिकल 6 वाली चीज़ है उसके ऊपर भी ये स्पेकुलेशन, एक सियासी स्पेकुलेशन थी कि ये एड हॉक जजेस जो हैं वो आकर क्या करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर अलीना अगर आप वुकला से बात करें तो ये सियासी तनकीद तो हो सकती है। हमने देखा है कि पीटीआई की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी ये रही है कि इवन दो कोर्ट्स उनको रिलीफ दे रही है, और खासतौर पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट देखें तो पीटीआई को जो है मोस्टली रिलीफ ही मिल रहा है, लेकिन उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि प्रेशर बिल्डअप रखें। तो वो क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, वो इस तरह की बात भी करते रहते हैं, हालांकि फैसले उनके हक में भी आ रहे हो तब भी वो इस तरह की चीज़ कहते हैं। लेकिन अगर आप लॉयर्स से बात करें कि एड हॉक जजेस जो हैं क्या ये लगाने चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर मोस्टली जो लीगल एक्सपर्ट्स की राय है, ठीक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो ये है ये बिल्कुल हर्ट करता है एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक ये जो बात की जा रही है कि पेंडिंग केसेस की वजह से लगाया जा रहा है, तो पेंडिंग केसेस जो हैं वो नए एड हॉक जजेस लगाने से तो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो रूट कॉज है, जो इशू है पूरी प्रॉब्लम का, वो तो ये है कि आपके बैकलॉग है क्यों, और उसके लिए तो आपको प्रॉपर जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। आपको याद होगा अलीना कि जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी जो इफ्तिखार चौधरी के टाइम भी, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे ताकि जो ये बैकलॉग है, ये पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट्स रिफॉर्म होंगी, लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला आता है, तो पेंडिंग केसेस तो ऐसे खत्म नहीं होंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो तनकीद, जो सियासी तनकीद हो रही है इसके अंदर के जी ये शायद बेंच फिक्सिंग, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर हेल्प करेगी किसी तरीके से एड हॉक जजेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तो वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ये पावर ही, बाकी 2 जजेस भी साथ है, मतलब बेंच कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इस तरीके से तो नहीं वो कर सकते। और जहां तक ये सियासी केसेस और इनकी बात है, मेरिट के ऊपर हमने देखा है कि अभी तक जो है कोर्ट्स के अंदर फैसला हो रहा है। और जहां तक अगर ये भी कोई बात करते हैं कि जी पीटीआई के ऊपर, बैन के ऊपर, और वो चीज जो है उसको शायद एड हॉक जजेस करे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जज, वो एड हॉक हो या वो दूसरे हो, वो बैन को वैसे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो एक वैसे ही एक मजाक का खेज मूव जो है वो हुकूमत की तरफ से थी।
शहजाद, ये जो बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि एडहॉक जजेस से बदएतमादी बढ़ेगी, क्या इसमें कोई वजन है? देखिए लीना, कल भी हमने इस पे कुछ हद तक बात की थी। एक मामला तो इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि आपका जब ये मामला नजरसानी पे जाएगा रिजर्व सीट वाला, तो इन एडहॉक जजेस की वजह से फायदा होगा। तो वो तो कल भी क्लियर कर दिया था कि ऐसा मामला नहीं है। अगर नजरसानी होती है तो वही 13 रुकनी बेंच जो है वो केस सुनेगा। ऐसा नहीं है कि एडहॉक जजेस में आके उनमें वो बैठ जाएंगे। दूसरा, फिर इस हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन हुई, क्योंकि ये खबर और जो पीटीआई को बैन करने की खबर है वो भी साथ साथ आई। तो उसमें भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद अगर कोई फुल कोर्ट बनता है तो उसमें फिर ये जजेस भी शामिल हो जाएंगे और इससे जो है जो इस वक्त डिवीजन है वो उसका तनासब जो है वो बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई वाज़ेह मुझे तो नहीं समझ आती कोई हकीकत है, क्योंकि कौन जज होगा जो इस वक्त इस तरह की बात करेगा कि इस केस को मेरिट पे सुनकर ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला दुरुस्त है। हम बड़ी डिटेल में इससे पहले बात कर चुके हैं कि साइफर केस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है। इसके अलावा जो केसेस की जिस बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका में कोई करारदाद मंजूर होती है कांग्रेस में तो उस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लीगल मेरिट है। इसके कोई भी जज हो, चाहे वो परमानेंट हो या एडहॉक जजेस हो, वो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई फैसला आ सकता है। तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे स्पेकुलेशन है। एडहॉक जजेस के जो ऊपर तनकीद है उसमें इस तनकीद पे ही सबसे ज्यादा मेरिट है कि जो हमारे यहाँ परमानेंट जजेस हैं तो उसमें अगर आप एडहॉक जजेस को शामिल करेंगे, उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो टर्म होता है, उसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर बहरहाल एक सवाल उठ सकता है। तो ये तनकीद मुझे वैलिड नजर आती है। लेकिन इन सब चीजों में आप एक बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि देखें सही है, हम भी कोई जजमेंट आया, किसी को ये तनकीद नहीं करनी चाहिए कि किस वजह से आई है। एक लीगल जो है उस पर आप डिस्कशन करें। बट पिछले कुछ सालों से ये तनकीद तो होती रही है बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास कितने मेजोरिटी है, उनके हम ख्याल जजेस कितने हैं। ये आपने देखा कि साकिब निसार के टाइम पे भी था ये बात, जो है आसिफ सईद खोसा साहब हो उनके टाइम पे भी ये डिस्कशन चलती रही। बल्कि यही जो नून लीग है, बंदियाल साहब के टाइम पे बहुत ज्यादा ये बात होती रही और नून लीग उस वक्त ये बैठ के तनकीद करती थी कि हर बेंच पे जो है हम ख्याल जजेस को लगा दिया जाता है और इस वजह से जो है वो फैसले आ रहे हैं। तो इसमें बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त होता रहा। तो ये बहस अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हुई है काजी फाइज ईसा के आने के बावजूद। जब ये बेंच बना था 13 रुकनी बेंच, उस वक्त भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि कितने जजेस ऐसे हैं जो कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ है, कितने ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं है। तो ये डिस्कशंस तो बहरहाल हो रही हैं। तो इस सारे मामले को उस तनाजुर में भी लोग देख रहे हैं कि अगर मजीद एडिशनल एडहॉक जजेस आते हैं तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मेजोरिटी है वो क्या रहेगी चीफ जस्टिस के पास या नहीं रहेगी। तो ये वो सिलसिला है जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स अदलिया की या जजेस के दरमियान या जो इस वक्त एक डिवीजन है, बहरहाल ये बहस तो उस हवाले से हो रही है। लेकिन क्या स्पेसिफिकली उसको हम किसी जजमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से ये कहना तो कबल वक्त होगा। लेकिन क्या ये जो तनकीद है या इस जुमरे में अगर लोग देख रहे हैं तो वो दुरुस्त भी है? क्योंकि अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद इख्तियार ही नहीं है ना चीफ जस्टिस का, ये तो अब कमेटी को दे दिया गया और कमेटी में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब भी शामिल है। जी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। अब भी अक्सर तनकीद जो है बेंच फॉर्मेशन के हवाले से वो चीफ जस्टिस साहब पर होती है, लेकिन हमें पता है कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला मामला जो है वो इस हद तक तो खत्म हो चुका है। एक कमेटी है और कमेटी जो है वो बेंच फॉर्म करती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस तनाजुर में इस वक्त इसको लिया जा रहा है वो यही है कि अगर कोई मामला होता है, जैसे ये रिजर्व सीट्स वाला मामला, मतलब सियासी मामला अगर होता है, कोई भी ऐसा मामला जहाँ पे फुल कोर्ट बनाने की जरूरत हो, तो फिर तनासुब क्या होगा और मेजोरिटी कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक आर्गुमेंट है। लेकिन एज आई सेड, इस पे तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। ये तो खबरें चल रही हैं और आप कह रही है कि ये तनकीद क्या दुरुस्त है। ये तनकीद जो है ये एक अरसे से होती हुई आ रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अब एक कमेटी जिम्मेदार है और कमेटी मेजोरिटी से। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, आपको याद होगा, उस वक्त मैं ये कह रहा था कि 3 जजेस क्यों हैं, अगर ये हो 5 से ज्यादा और 5 या 7 क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इस डिबेट को अगर आपने खत्म करना है तो जितनी बड़ी कमेटी होगी उतनी ज्यादा उस पे उतनी ज्यादा उसकी न्यूट्रलिटी जो है होगी और उस पर ज्यादा कोई बात नहीं करेगा फिर। तो ये मेरे ख्याल से एक तो फर्क होना चाहिए था। अब फखर आप कहिएगा, क्या सियासी सूरत हाल पर असर हो सकता है अगर एडहॉक जजेस आ जाते हैं तो?
अलीना, मेरा ख्याल है बिल्कुल भी इसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि मुझे याद है मैं एक दिन पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि जो एड हॉक जजेस लगाने की रीज़न्स क्या हैं और ये जो तनकीद की जा रही थी वो जो है क्यों बिलाजवाज़ है। जैसे महमल ने भी कह दिया, शहजाद इकबाल ने भी कह दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद वैसे ही बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 रुकनी कमेटी के पास राइट्स होते हैं, तो ये तनकीद वैसे ही जो है बिलाजवाज़ है। फिर इसी तरह जो ये इन्होंने वो कहा कि रिव्यू के हवाले से बैठ सकता है, पहले पीटीआई का ये एतराज़ था, तो रिव्यू वाले के ऊपर भी कोई नया जो है वो जजेस नहीं बैठ सकते। कल जो है जुडिशल कमीशन की मीटिंग है, देखें ये मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पे पीटीआई इसको काजी फायज़ ईसा के ऊपर ये पहले ही ऑफेंसिव जो है ये इस तरह की एक चला रही है, पूरी कैंपेन चलाई जा रही थी, और ये काजी फायज़ ईसा कोई भी इस हवाले से कोई इनिशिएट करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो ये पीटीआई उनका मुझे ऐसे लगता है कि टेन्योर को जो है कंटिन्यूसली इन्होंने डिस्टर्ब किया है। और अगर हम देखें ये जो मुकदमात की तादाद है वो बढ़ी क्यों है, देखें ये जब ये आए थे चीफ जस्टिस के तौर पे तकरीबन 54,000 के करीब केसेस थे, अब जो इनको एक साल के अंदर अंदर 56,000 के करीब पहुंच गए हैं, 2,000 का जो है वो बैकलॉग मज़ीद बढ़ गया है। हालांकि माजी में जितने भी चीफ जस्टिस आते हैं उनकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो उनके टेन्योर में जो मुकदमात की तादाद है वो कम हो, ताकि ये एक उनके रिकॉर्ड में आ सके कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाया है। इनके दौर में ये जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे ये मुकदमात की तादाद बढ़ी है। एक रीज़न तो यही है कि ये क्यों जो है ये एड हॉक के ऊपर जजेस को लाना चाह रहे थे। 2 जजेस ने वैसे ही अब इनकार कर दिया है, 2 रह गए। मेरा ख्याल है कि ये जो कल जुडिशल कमीशन का जो इजलास होना है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस और होते हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस याया अफरीदी होंगे। इस जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंजूर मलिक भी होंगे, उसके साथ साथ जो बार काउंसिल के मेंबर हैं और लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। आप ये देखेंगे कि ये सियासी जमातें तो शायद ये इस तरह तनकीद करती रहें, कुछ सहाफ़ियों ने जो हमारे एक कैंपेन शुरू की हुई है काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, वो भी जो है ये इस तरह करते रहेंगे, लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन है मुझे ऐसे लगता है कि ये इसको मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो अप्रूवल इसकी दे देगी, क्योंकि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं उनको भी इल्म है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पे जो आम साइलीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके मुकदमात साल हा साल से चलते आ रहे हैं, और पिछले कोई 6-7 माह से तो वैसे ही ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट हमने देखा है कि ये सियासी मुकदमात के अंदर ही बिजी रही है, कोई जो है दूसरे मुकदमात का टाइम ही लोगों को इंसाफ के लिए वो कम मिला है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है। जहाँ तक ये मैं अभी सुन रहा था जो शॉट दे रहे थे पीटीआई के रहनुमा भी दे रहे थे कि काजी फायज़ ईसा का 1 माह रह गया है, वो क्यों लगा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 1 माह रह गया है वो क्यों लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये जो जजेस का जो है वो कंपोजिशन ऑफ बेंचेस है ये तवाज़ुन अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो ये इन दोनों में इसका जो है कंट्रास्ट है। 1 महीना रह गया, वो कौन से इतने ज़्यादा जो है वो केसेस सुनेंगे कि उनका जो है कंपोजिशन ऑफ बेंचेस वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि वो एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्टेप करते हुए जा रहे हैं कि जो लोगों को इंसाफ ताकि मिल सके, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ख़त्म हो सके। तो ये पीटीआई के जो अपनी जो लॉजिक्स हैं वही एक दूसरे से नहीं मिलती। एक तरफ वो कह रहे हैं महीने बाद वो चले जाएंगे, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वो बेंचेस की जो है वो कंपोजिशन को ख़राब कर रहे हैं, अपने हक में फेवर में वो कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि ये एक जो तनकीद बराए तनकीद के तौर पे जो ये इसका वो किया जा रहा है, और जो सहाफ़ियों की तरफ से भी वो किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इख्तलाफ बराए इख्तलाफ या कोई पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये खुद जो है जो सहाफ़ी जो इस तरह जो गैंगअप हुए हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो खुद जो है डॉग जजेस लगना चाहते हैं। ये इस वजह से वो कर रहे हैं। देखें जिसका काम है वो वही काम कर रहा है, जुडिशल कमीशन ने करना है। अगर जजेस को एतराज़ हो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं 3 जजेस, तो ऐसे ही बज़ाहिर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो ऐसे ही है ना कि जो चीफ जस्टिस के वो मुखालिफ कैंप से हैं, अगर वो कल जुडिशल कमीशन में जो है वो उसकी मंजूरी दे देते हैं तो फिर ये जो सहाफ़ी हो या पीटीआई हो उसको मुझे नहीं समझ आ रही कि एतराज़ क्यों होगा। अच्छा फ़खर, ये बताइएगा जजेस 2 जजेस ने इनकार किया है। जस्टिस मुशीर आलम ने तो बड़ी डिटेल्ड वजूहात लिखी, जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा ज़ाती वजूहात। क्या वाकई में कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं, वैलिड रीज़न्स हैं, या फिर ये हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो दबाव चल रहा है सियासी अरीना में वो भी वजह हो सकती है?
अलीना, मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेन रीज़न है वही है, जो प्रेशर डाला गया है पीटीआई की तरफ से हो, जो मीडिया की तरफ से डाला गया है, एतराज़ात उठाए गए हैं कि पता नहीं ये जो काजी फ़ायद ईसा साहब है, क्या कोई जजेस की ग्रुपिंग इस तरह के कर रहे हैं, क्या कोई अदालत के अंदर कोई इस तरह का जो है कोई ग्रुप बंदी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था जिसको इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िया बनाया है पीटीआई की तरफ से भी, और फिर मीडिया ने भी उसमें जो है वो आग पे जो है वो तेल का काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस थे उन्होंने इस वजह से जानबूझ के ही वो किया, क्योंकि हम जो चाहे जजेस हों कोई भी हों, हम इस मुआशरे में ही रहते हैं, तो हमने लोगों से मिलना भी होता है, मीडिया भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस वजह से एतराज़ किया है। भट्टी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से ये जो एड हॉक जजेस का मामला है इसको, और बेंचेस की कॉम्पोजिशन के ऊपर ये जो तासुर देना है ग्रुप बंदी का, ये नाजायज़ नहीं है? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि आप चीफ जस्टिस हैं हमारी, और आपके सामने जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं गैंग अप हुआ हूँ बिलाशुबा, लेकिन मैंने एडहाक जज नहीं लगना, ये मैं आपको बता दूँ। मेरा कोई इरादा नहीं एडहाक जज लगने का, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी किसी दिन किसी ने मुल्क की खिदमत के लिए मुझे सदर बना दिया या गवर्नर लगा दिया, क्योंकि ये दोनों सीटें ही हैं जहाँ मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जहां जब मैं बोलूंगा तो कोई आगे टोकने वाला नहीं होगा कि आपका पॉइंट आ गया या आगे बढ़ना है तो लंबी लंबी तकरीरें मेरी होंगी, तो वो मैं दो ये ज़रूर लूँगा। दूसरी बात है मैडम शेख कि मंगल वाले प्रोग्राम में गालिबन आपको याद नहीं होगा, बता दिया था कि पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी तरीके इंसाफ के पर पाबंदी की, जस्टिस बाकर साहब भी नहीं आएंगे, और हुकूमत नहीं मानेगी मखसूस नशिस्तों के केस की। तीनों चीज़ें बता दी थी, लेकिन चूंकि वैल्यू कोई नहीं है इस गरीब आदमी की, लिहाजा कोई बात नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछती जस्टिस बाकर क्यों नहीं आ रहे तो मैं बताता, लेकिन अब जब ज़िमनी सवाल करेंगी तब बताऊंगा। दुख और तकलीफ ये है कि ये हमारे नाम पर कार्रवाइयाँ डालते हैं। अब हमारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हुकूमत का दिल में रहम आया है, हमदर्दी जागी है कि हमारी अवाम, गरीब अवाम के इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, एडहाक जजेस लगाओ यार, क्या कमाल है। यानी जमहूरियत के मज़े भी हमारे नाम पे लुटते हैं, मंशूर झूठे भी हमारे नाम पे बनाते हैं, आइन और कानून भी के डरावे भी हमें ही देते हैं, पार्लियामेंट का भी अपना इलीट कैप्चर जो क्लब है उसको भी कहते हैं कि ये आपका है सारा कुछ। मैडम शेख, इशू ये है कि अगर इनको इतने ही है दुख है हमारे केसों का, तो हाई कोर्ट से जजेस ले आए, हाई कोर्ट से कहें चीफ जस्टिस साहब के दो जजेस लाने हैं, क्योंकि पेंडिंग केस पड़े, हाई कोर्ट के जज ऊपर ले आए। बात यह है कि ये नीयत भी ठीक नहीं है, बदइत्मादी भी बढ़ेगी, और जो जज फैसले करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये अगर जो एडहाक आए वो जो फैसले करेंगे या जो कुछ होगा। तरीके इंसाफ क्या मैडम शेख, सब भी भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये आफ्टर शॉक्स हैं मखसूस नशिस्तों केस के, जिसमें मखसूस नशिस्तें भी मिल गई और पैसी जमात तरीके इंसाफ वापसी हो गई। कोई कह रहा है ये मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, कोई कह रहा है हम ख्याल जजेस लाने की कोशिश है। आप सारा मंजरनामा देखें मैडम शेख, अब इस पूरी सियासत का, सारी सियासत अदली अदालतों में है, और जजेस दबाव केस भी अदालतों में, जो तरीके इंसाफ की सारी जो पटिशन्स हैं अदालतों में, इमरान खान के सारे मुकदमे अदालतों में, नए मुकदमे जो बढ़ रहे हैं वो भी अदालतों में, अगले जो हुकूमत सोच रही है वो भी अदालतों में। लिहाजा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धचका पहुंचा है, और आफ्टर शॉक्स में 3 मुलाकातें फरमाई हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके अलावा 3 मुलाकातें ऐवान सदर में भी हुई हैं। तो ये आफ्टर शॉक्स हैं मैडम शेख उसके कि ये हो क्या गया, ये अरे भाई पल भर में क्या माजरा हो गया, ये जंगल का जंगल हरा हो गया। तो वो जंगल का जंगल जो हरा हुआ है, उस हरे भरे की हरियाली नहीं देखी जा रही। सर, हम उससे पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर 2-3 बातें। एक तो अकेला चीफ जस्टिस नहीं लाता, इसको टेक्निकली करेक्ट कर लें, पूरी जुडिशल कमीशन होती है, उसके अंदर सीनियर जजेस होते हैं जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के 2 हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं। तो इस तरह से अकेले चीफ जस्टिस को तो नहीं, ठीक है बाकी चले आपकी बातें में। दूसरा, आपने हुदैबिया केस से मुतल्लिक कहा, सर हुदैबिया केस
एक टेक्निकल उसकी वजह से बंद किया गया था, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया था और उसके बाद वो केस लेके आया गया था, इस चीज़ के ऊपर हुआ, तो ये तो बड़ा नामुनासिब हुआ इस तरह से उसका यहाँ पर हवाला देना और चीफ जस्टिस के साथ नथी करना। एनीवे सर ये बताएं। नहीं 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 सर, इधर रुकिएगा मैडम शेख, रुकिएगा। ये वो केस है मैडम शेख के नामुनासिब नहीं है, ये बहुत मुनासिब बात है। मैं आप सर आप किसी लॉयर को बिठा दें, वो आपको टेक्निकल चीज बता देगा। मैं बिल्कुल टेक्निकलिटी के हिसाब से बात कर रही हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं अपनी राय देना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि ये देर क्यों हुई। नहीं, नॉट एट ऑल। ये देर, इसके पीछे एक खास स्क्रिप्टेड देर थी। नैब के पे 3 दफा कहा गया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा था कि नैब आज फौत हो गया जब ये केस चल रहा था। फ्लैगशिप में भी टेक्निकल निकले हैं और बाकी नवाज शरीफ साहब सारे केसों से टेक्निकल तौर पे निकले हैं। मैडम शेख आप नियत देखें कि जब इदारों में अपने लोग बिठा दिए बनाए गए, लेकिन सर एक चीज मुझे बता दें, अगर नियतों पे शक करना है, एक मिनट टाइम, सॉरी भट्टी साहब, लेकिन अगर नियतों पे शक करना है तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए भी कहा जा सकता है कि वो अपने लिए हिमायत हासिल करने के लिए या अपनी मर्जी के जजेस बिठाना चाहते हैं, तो फिर वो भी तो सही नहीं है सर। नहीं, तहरीक इंसाफ तो इस तहरीक इंसाफ की नियत कैसे सही है कि कोई जजेस लाए? नहीं, तहरीके इंसाफ तो इस पोजीशन में नहीं है ना, हुकूमत में नहीं है ना कि वो अपने जजेस लाएगी या अपना कुछ करेगी। वो तो असरअंदाज होने की ऑब्जेक्शन तो कर रहे हैं, चीजों को मुतनाज़े तो बना रहे हैं ना। ठीक कर रहे हैं। तो उनकी नियत पे कैसे नहीं शक किया जा सकता? मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूं। बात सुन लीजिए। नहीं मैडम शेख प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। इस खुदा के लिए इस मुल्क पे इसको इस तरह ना कीजिएगा कि हुदैबिया टेक्निकली खत्म हो गया। ना, हुदैबिया खत्म किया गया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे और वो किसी दिन फिर बाद में बताऊंगा। और दूसरा, अब नया तरमीमी एक्ट ऑर्डिनेंस आया है मिसाल के तौर पे। अब इसमें आप बताएं कि जो 14 से 40 दिन रिमांड किया है, ये इसमें अगर कोई कहे नियत खराब है तो आप कहेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस रिटायर्ड जजेस लगाएंगे, बिल्कुल सेम यही है, रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। क्यों? तो अब इसमें कहे कि चूंकि ज्यादा केसेस आ गए थे, 180-90 के करीब मामला था, तो ये जजेस हल नहीं कर पाएंगे इसलिए लगाए। तो मैडम शेख इसके पीछे नीयत है, इसके पीछे मंसूबाबंदी है मुस्तकबिल की, इसके पीछे अपना जो ये आफ्टर शॉक्स हैं, इसके पीछे सारा कुछ आपका अदालतों में है, उसको सामने रख के ये सारी साफ बंदी की जा रही है। सर लेकिन नहीं, आपने उस वक्त ये कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बंद किया वो केस जानबूझकर या बुग़्ज़ में किसी के, सर वो या किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी टेक्निकल रीजन है, वो इस वजह से नहीं है। नहीं, सिर्फ इतना से समझ लीजिए। अच्छा चलिए, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दें मुझे। ये जो होता है मैडम, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दें, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने जो नियत की बात की और फिर बाकर साहब से मुतालिक भी मैंने आपसे सवाल करना है, जरा एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर। महमल, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैंने कहा आई थिंक कुछ चीजें जो है ना वो हमें, ऑल्दो के इस प्रोग्राम पे पहले बात हो चुकी है, लेकिन हमें रीट्रेट करने की जरूरत है। वो ये कि देखिए, काजी फायज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपनी पावर्स गिव अप की हैं। ऐसा जो लाइव टेलीकास्ट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस के जिस तरीके से, वो भी इन्हीं के दौर में शुरू हुई। अगर उन्होंने, काजी फायज ईसा साहब ने ऐसे ही कोई कि मैं अपनी मनमानी का बेंच लगा लूं या मैं अपनी मनमानी के फैसले होने चाहिए, तो फिर वो वही करते कि जो हमने 2017 से लेके उससे पहले भी हमने देखे बहुत सारे जो चीफ जस्टिस करते आए हैं, यानी कि हमें पता होता था कि ये बेंच बना है तो इसका फैसला क्या होगा। इस वक्त ये नहीं है, इस वक्त ये बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए जो चीज डिफरेंट है, जो चीज खटक रही है लोगों को, बहुत सारे, इवन आप कह सकते हैं हुकूमत को भी या इस हाइब्रिड निजाम को भी, जो चीज खटक रही है वो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि इससे पहले हमने हाइब्रिड निजाम के अंदर ये देखा कि जुडिशरी वाज आल्सो ऑन द सेम पेज, वो भी फैसिलिटेट कर रही थी, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी बी टीम बनकर वही चीजें कर रही थी जो वो चाहते थे। तो इसलिए ये फर्क है इस वक्त। इस हाइब्रिड निजाम तो वही है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जो है वो आगे होगा, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, किस्म के कवानीन और वो चीजें हो रही हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे हो सकते हैं, अदलिया नहीं है।
अदलिया की आज़ादी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार है, उन्होंने स्टैंड लिया है इस अदलिया ने। पिछली जो अदलिया थी वो हमने देखा था कि किस तरीके के फैसले होते थे, किस तरीके के, यानी कि आप अगर रीराइट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को 63A का अगर आप फैसला देख ले तो उसका क्या लेना देना, वैसे भी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन पता होता था इस बेंच ने यही फैसला करना है, पीटीआई को रिलीफ देगी या फलाने को नहीं देगी या सजा देनी है, तो पता होता था। ये डिफरेंस है, इसलिए ये जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर इस किस्म की तनकीद होती है, खासतौर पर जो सियासी तनकीद मैंने इसीलिए कहा ये होती है सिर्फ प्रेशर डालने के लिए या उनको कंट्रोवर्शियल करने के लिए। हालांकि मोस्टली अगर आप चीजें देखें तो बहुत ट्रांसपेरेंटली हो रही हैं अदलिया के। फखर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अलीना, मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर जो भट्टी साहब ने रेज़ किए उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो भट्टी साहब ने कहा कि जो पीटीआई के ख़िलाफ़ केसेस हैं, काजी फायज ईसा साहब खामोश रहे, जजेस के हवाले से बात हुई, काजी फायज ईसा साहब खामोश रहे। देखें, इसमें जो पहली बात है कि पीटीआई के हवाले से जो केसेस हों या जो भी, या तो वो लोअर कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट्स में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन में कैसे इंटरफेयर करके पहले से ही उसको वो कर सकती है। हाँ, अलबत्ता कोई सुओ मोटो का भी लेना है तो वो फिर वही आ जाएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद सुओ मोटो के लिए भी 3 रुकनी कमेटी ही डिसाइड करेगी कि इस मामले के ऊपर सुओ मोटो लेना है और इस केस को टेकअप करना है या नहीं करना। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं उसको लीगली भी देखा जाए तो ये इनका जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो नैब का तरमीमी बिल है वो 15 दिन से 40 दिन कर दिया, ऑर्डिनेंस ला दिया। देखें, नैब का तरमीमी बिल जो है वो पहले आपको ये देखना होगा कि नैब में जो तरमीम की गई थी पहले 90 डेज़ होते थे कि जो नैब है वो किसी को अपनी कस्टडी में 90 डेज़ के लिए रख सकती थी। जो हुकूमत ने तरमीम की थी उसमें 15 दिन कर दिए थे, उसको चैलेंज कर दिया इमरान खान ने और वो सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेरे समाअत था। उसी दौरान ही ये जो हुकूमत है उसने ये ऑर्डिनेंस लाया कि 15 दिन हो सकता है कि ये शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दे, तो इसलिए उन्होंने 40 डेज़ का वो जो है वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाया था। बाकी रेट्रोस्पेक्टिव वाला एक एलिमेंट था या बाकी जितने भी थे, तो मेरा ख्याल है कि वो अभी भी वैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाया था वो इसी मकसद के लिए लाया था। बाकी जो भट्टी साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई किसी लीगल जिस तरह हुदैबिया के हवाले से हो या बाकी भी, और महमल जिस तरह कह रही हैं, देखें ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने गिव अप की अपनी जो पावर्स थी, चाहे वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन करने के हवाले से हो, तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये शायद कोई और चीफ जस्टिस अपने जो है। अच्छा, बट एक बड़ा मसला है परसेप्शन का मसला है, क्योंकि अदालत में इतने पॉलिटिकल मामलात गए कि अब हर चीज़ को उसी लेंस से देखा जाता है और नेचुरली जब फैसले आते हैं पॉलिटिकल तो फिर उन जजेस के साथ ये तासुर बन गया कहीं ना कहीं उनके साथ पॉलिटिकल एट्रीब्यूशंस या उनका राय या उनकी जहन से मुतल्लिक लोगों ने अपनी राय बना ली, गलत या सही। अब शहजाद, ये चैलेंज है बहुत बड़ा अदलिया के लिए भी। क्या समझते हैं किस तरह से मुमकिन है कि अदालत में ये जो पॉलिटिकल परसेप्शंस हैं उनसे मुतल्लिक ये ज़ायल की जाए? देखिए, जब सियासी मामला बेहतर तो ये होता है कि सियासतदान ही हल करें, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हर मामला जो है, जो बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं, चाहे 63A का मामला हो, पंजाब असेंबली का टूटना हो, उससे लेके ये रिजर्व सीट वाला मामला, ये सब बल्ले के निशान वाला मामला, ये सब अदालत में गए हैं। और बिल्कुल जब अदालत में जाएंगे तो एक तासुर तो बनेगा। सियासी पार्टीज तो मौका ढूंढती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, खासतौर पे अब मोर देन एवर? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो तजवीज मैंने आपको पहले दी थी, बेस्ट तो वही थी कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, जब ये बिल आया था, वो एक अच्छा बिल था, क्योंकि इससे पहले ये बड़ी तनकीद होती थी कि एक जो चीफ जस्टिस हैं वही बेंच बनाते हैं, वही केस लगाते हैं, तो उस पर तो बड़ी तनकीद होती थी। सबसे बेहतर यही था कि एक तो जो कमेटी है उसको आप ज्यादा बड़ा से बड़ा रखें, और ये कमेटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों है, ये हाई कोर्ट तक भी होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी इसी किस्म की बातें होती रही हैं, हम ख्याल जजेस की या फिर के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट तक भी होना चाहिए। हाँ, ये जो सारी बहस हो रही थी, देखिए बहुत सारे फैसले मुतनाज़ा हुए हैं चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी, काजी फायज साहब के दौर में, जिसमें बल्ले वाला निशान खास तौर पर था, उस पर तनकीद तो हो सकती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा कहना कि जो जजेस आ रहे हैं, एडहॉक जजेस, उससे क्या होगा। लेकिन एक बात यह है कि इस वक्त अगर केसेस बढ़ रहे हैं और नीचे अदालतों से भी आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मामला जजेस को की तादाद बढ़ाने से सिर्फ हल हो सकता है। और दूसरा, इस परसेप्शन की बात अपनी जगह, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बरकरार रहे। यहाँ पे अगर टर्म और टेन्योर डिसाइड ही हुकूमत ने करना है तो ऑब्वियसली एक सवाल उस पर जरूर उठता है। तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड किया जा सकता था, जरूरत नहीं थी इस वक्त जो मामला टर्म और टेन्योर अगर हुकूमत ने करना है तो, सॉरी, क्योंकि जब जुडिशरी में जो जजेस, जो परमानेंट जजेस हैं, उनके ठीक है, आप ये बात तो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह वगैरह हुकूमत से आनी, लेकिन उनकी एक इंडिपेंडेंस होती है ना, यहाँ पे तो उनको एडिशनल एक जिम्मेदारी दी जा रही है
कितने अरसे के लिए दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, किनको दी जाएगी, ये बहरहाल फैसला तो जेसीपी ने करना है, जिसमें हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जजेस भी मौजूद हैं। फ़खर कुछ ऐड करना चाहते थे दनाल गोडू भट्टी साहब? फ़खर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। अलीना, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर, पहला जो है ये बल्ले के निशान के हवाले से ये भट्टी साहब ने भी बात की, शहजाद इकबाल साहब ने भी बात की है। देखें, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी 187(2) के तहत कि अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने की थी, उस टाइम पीटीआई का इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई है, या इवन सुप्रीम कोर्ट भी वो मोटो ले सकती थी। दूसरी जो बात है ये टर्म एंड टेन्योर के हवाले से जजेस की, ये देखें वही जुडिशल कमीशन है, इसकी 3 साल इनिशियली ये समरी के लिए वो कहा गया है कि 3 साल के लिए होंगे। अगर जुडिशल कमीशन को इसके ऊपर एतराज़ होता है तो उसमें 4 जो है वो जजेस हैं, एक रिटायर्ड जज और भी हैं, तो ये 5 जजेस हैं, ये इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंस वाली मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की बात ही नहीं है। इवन पार्लियामेंट हो या जो दीगर हैं, उनको तो एक रबर स्टैंप के तौर पर ये जो है वो कमेटी में जाता है। ये पूरी जुडिशरी के ही अपने उसमें है कि वो किस जज को लाते हैं, किसको लाते हैं, कितने टेन्योर के लिए लाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वो दुरुस्त नहीं है कि ये शायद इनके इंडिपेंडेंस को मुतासिर होगी। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, सर आपके पास कुछ इंसाइट है क्या जस्टिस बाकर ने क्यों माजरत की है? मैडम शेख है, लेकिन उससे पहले चूंकि फ़खर ने 2 मरतबा बात की है और बात ये है, पहली बात तो ये है कि मैं ये इस पे कायम हूँ कि नैब और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर हुदैबिया ख़त्म किया जो ओपन एंड शट केस था। दूसरा, नैब तरमीमी आर्डिनेंस की कोई कर सकता है, मुझे समझ नहीं आती, कोई थोड़ा सा रत्ती भर शऊर रखने वाला भी कर सकता है। 14 दिन की बजाय 40 दिन। ये कल रोते थे कि 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं होना चाहिए। अब ये नैब खुद नहीं कर पा रहा इसका। और इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट जो है कि रिटायर्ड जजेस लाएं, इसमें कोई मंतक समझ आ सकती है कोई और कि नियत साफ होगी? आई है, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो कुछ जिन केसों में वो बैठे, जो कुछ उन्होंने कहा वो सारों के सामने है, और जो कुछ उनके दौर में हुआ वो भी सारों के सामने है। अब आ जाए मैडम शेख, दो वजह हैं इसकी। एक वजह है कि वो मुतनाज़े नहीं होना चाह रहे थे। जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिस तरह की उन्होंने माजरत कर ली। दूसरा वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं अब एक मरतबा अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं आया, मैंने डिलीवर किया, जो कुछ कर सकता था किया, अब मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ साइड तो फिर पे। सर और ये तो जो फ़खर की राय और फ़खर का मौक़िफ़ आपकी इत्तलात से सही प्रूव हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं सियासी दबाव डाला जा रहा है इस तरह के फैसलों को मैनिपुलेट करने के लिए जुडिशरी के ऊपर। यानी इसमें कोई 2-4 और भी शामिल कर लीजिएगा कि उनकी भी राय दुरुस्त हो गई, खेत मिट्टी राय दुरुस्त हो गई। सर आपने एक मिनट, जब मामला सियासी होगा, जब मामला सियासी, खुद कहा है कि उन्होंने तैनाती से माजरत इसलिए की है, उन्होंने कबूल। मेरी लॉजिक क्या थी? मेरी लॉजिक क्या थी कि सियासी मामला था। मेरी लॉजिक ये थी, सुप्रीम कोर्ट में मनपसंद के ला के रिटायर्ड जजेस लाना चाहते थे, मनपसंद के फैसले करवाना चाहते थे। सर तो वो लॉजिक दूसरी तरफ भी तो अप्लाई किया करे ना, फिर आप एक ही तरफ अप्लाई करते हैं वो लॉजिक, वो दूसरी तरफ का जब मैं आपसे सवाल करती हूँ तो उस वक्त आप उसको अब ये नहीं नॉट एट ऑल मैडम शेख, इस तरह ना करें प्लीज। आप जब आप कहती हैं ना कि हुदैबिया जो टाइम बार्ड था, सर मैं तैनाती से हुदैबिया से आगे आ गए सर, हम तैनाती की बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा, जब आप इस तरह कहती हैं ना, जब आपके सामने बैठकर कोई नैब तरमीमी एक्ट को जस्टिफाई करता है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट को जस्टिफाई करता है, हुदैबिया को जस्टिफाई करता है, तो उसको कहा करें कि इसका दूसरी साइड भी है। मैडम शेख इसके ये बार बताना चाहिए इस कौम को, इस कौम के साथ हुआ है। नैब को भी तो पुरानी नैब को भी तो जस्टिफाई किया जाता था, तब भी आप कहते थे कि दूसरी साइड में बेशक दूसरे लोग दे रहे होते थे, उस वक्त भी जस्टिफाई भी किया हमने। ये मेरी गलती है, उस नैब को भी जस्टिफाई किया जाता था। ये महमल बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गलती है। उस वक्त मैं इक्वल टाइम दिया करती थी सबको। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा अहम इशू है जिसको हमने डिस्कस करना है। विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। इदारा शुमारिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इंतहाई तशवीशनाक फिगर सामने रख दी हैं। आबादी, मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी से मुतल्लिक बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान दुनिया में और इस खित्ते में
आबादी बढ़ने के तनासुब से सबसे पहला मुल्क है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। इंतहाई तशवीशनाक ये बात है, क्योंकि इसके ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। आबादी ज़्यादा होगी तो क्या क्या नुकसानात होते हैं। ऐसा मुल्क जो कि पहले ही वसाइल के लिहाज से बड़ा कमज़ोर है, ना सिर्फ उसके लिए मुश्किल हो जाती है माशी तौर पर प्रोवाइड करने के लिए सारे सिटीजन्स को अच्छा मौके देने के लिए, बल्कि अगर हम इसको इंडिविजुअल सतह पर देखें तो फैमिलीज़ को बड़ा मसले मसाइल होते हैं और इससे इतने बेशबहा इश्यूज़ होते हैं कि शायद उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस करना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी इक़दाम लेना चाहिए, ये हम ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं। मेहमान, क्या तजवीज़ है आपकी, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, वैसे तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में, हम कहते हैं जी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जो है फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स, इसकी तो हम बात करते हैं। लेकिन जो एक बहुत की चीज़ है जिसको हम लोग मिस कर जाते हैं और जो एक्चुअली दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल्स एजुकेशन। जितना ज़्यादा आप ख़वातीन को, बच्चियों को आप पढ़ाएंगे और उनको एम्पावर करेंगे उस तरीके से, ना सिर्फ ये कि उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उनको ये पता होगा कि उनकी हेल्थ उनको क्या चीज़ की इजाज़त देती है। फिर एक जब वो मुआशी तौर पर एक वो स्टेबल होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, तो उससे भी जो है कि वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकती हैं। यानी उनकी एक अपनी, यहाँ पर हमने ये देखा है, इस चीज़ को लोग समझते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है। और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इससे भी हमने देखा है कि ये जो इस तरह जो बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें आप देखें कि कितनी जल्दी लड़कियों की शादी, कितनी छोटी एज में अंडर एज मैरिजेस हो जाती हैं, फिर वो बच्चे पे बच्चे उनको पैदा करने पे मजबूर किया जाता है, और उससे जो है वो क्या नुकसान है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो है इन्वेस्ट करें बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर एंड और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और ये जो जेंडर गैप है, इसको क्लोज करने की कोशिश करें। आप देखें हम कितने बुरे नंबर्स के ऊपर हैं ओवरऑल ग्लोबली भी। आप जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भी देखें तो ये चीजें, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं बता रही हूँ कि ये की है टू एक्चुअली टू कंट्रोल पॉपुलेशन। बिल्कुल। फ़खर, आप कहिएगा, आपकी क्या तजवीज़ है? बड़ा इस वक्त ज़रूरी है कि इस इशू से मुतल्लिक लोगों में आगाही दी जाए, लोगों को बताया जाए, और ख़ासकर जैसे अभी मैं शहजाद से भी सवाल कर रही थी कि जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जहाँ पर ये बड़ी ज़रूरी है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वहाँ पर किस तरह से मैसेजिंग की जाए? बिल्कुल अलीना, देखें ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। ये जो जिस तरह मैसिव ग्रोथ या जितनी तेज़ी से ये ग्रोथ हो रही है, इससे तो आपके जो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन है वो तेज़ी से होगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर ज़ाहिर बात है हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को कैटर कर सके, उनके लिए ये तमाम तर सहूलियात भी दे सके। तो उसके लिए जो ज़रूरी काम है मेरा ख्याल है कि वही अवेयरनेस का है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो। जिस तरह आप कह रही हैं कि जो एक अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास, उसकी तो अवेयरनेस है कि कम बच्चे होंगे, वो उनको ज़्यादा बेहतर सहूलियात भी दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन हो या बाकी हो। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो बिलो पॉवर्टी भी रह रहे हैं, हमेशा देखने में यही आता है कि उनके यहाँ जो है वो बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो उसमें ज़्यादा हुकूमत को फोकस करना होगा। और मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए काफ़ी हुकूमत के पास डाटा भी है, नेटवर्क भी है, अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से भी, और इसको जो एक पॉलिसी है कम बच्चों की उसमें इन्फोर्स कराने के हवाले से भी। मसलन जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो टारगेटेड है जो लोअर मिडिल क्लास है या जो एक पुअर क्लास है उसके लिए। उसमें जो है ये अवेयरनेस के हवाले से वो किया जा सकता है, पूरी फैमिली प्लानिंग के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर सीरियसली इसको अभी नहीं लेगी तो आगे फ्यूचर में उसके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम देखें कि आज से 5-10 साल पहले जो है सीरियस है हुकूमत, क्योंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कितनी सीरियस है हुकूमत इस इशू के बारे में? ऑल्सो इमरान खान के ज़माने में मुझे याद है इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया गया था बाकायदा, वो क्यों नहीं कोई फ्रूटफुल हो सका? अलीना, मेरा ख्याल है कि हुकूमत सीरियस हो भी तो हमारी एक कुछ सोशिएटल भी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे उसमें जो है कुछ लोग फिर इसको रिलीजियस जो वो है उसके तासर से भी देखते हैं कि जो एक जो आबादी के हवाले से एक बच्चा दुनिया पे आता है तो वो अल्लाह ताला उसको वो करता है, ज़िंदगी देता है। तो ये बड़ा एक वो है।
तो उसमें जो है हमें रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसको भी कायल करना होगा। तब तक मेरा ख्याल है इफ़ेक्टिवली हम इसके हवाले से कोई कैंपेन नहीं चला सकते जब तक ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को इकट्ठे वो नहीं करेंगे। बाकी सीरियसनेस जो है वो अगर होती तो मेरा ख्याल है कि शायद आबादी इतनी तेज़ी से ना बढ़ रही होती। अच्छा शहजाद, ये बताइएगा अगेन, हम लोग बात कर रहे हैं जब पॉपुलेशन कंट्रोल की, क्या समझते हैं कैसी मैसेजिंग होनी चाहिए, ख़ासकर वो तबके जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जो सोसाइटल बिलीव्स कहें, प्रेशर्स कहें, रिलीजियस बिलीव्स कहें, उसकी वजह से बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन ही नहीं रखते फैमिली प्लानिंग की, क्या किया जा सकता है? ये आप एक तो बड़ा अहम सवाल है और जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अगर 2050 तक हमारी आबादी डबल हो जानी है तो पता नहीं इस मुल्क का फिर उस वक्त क्या हाल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आबादी का ताल्लुक डायरेक्ट आपके वसाइल से है और वसाइल की क्या इस वक्त सूरत हाल है वो भी हमारे सामने ही है। अब देखिए, एक तो ये इसमें बात जो की कि जब आपको याद होगा अलीना, जब आपके हमारे एज ग्रुप के लोग बड़े हो रहे थे उस वक्त तो फिर भी हुकूमत की तरफ से बड़े इश्तेहारात चलते थे फैमिली प्लानिंग के हवाले से, कॉन्ट्रसेप्टिव के। इनफैक्ट शहजाद रॉय साहब ने कुछ दिन पहले ही आके बताया था शोज पे कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रसेप्टिव के इश्तेहार पर पाबंदी है। तो मतलब हम तो जो है वो एक तरीके से प्रोग्रेस करने की वजह इस मामले पे तो हम तो एक रिग्रेसिव एटीट्यूड है हमारे। और इस वक्त अगर आप देखें जितने मसाइल हैं, तो क्या ये हुकूमत की तरजीह भी है, बल्कि ये छोड़े तालीम या कोई और इशू भी इस वक्त नहीं लगता कि हुकूमत या रियासत की तरजीहात में से है। तो जब आप एक चीज पे आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हल तो नहीं होगा। आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पहले होते थे मामला डिस्कस, अब वो भी नहीं होते। पहले इस पे मुझे याद है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप पीटीवी पर ड्रामे कई ऐसे चलते थे जिसमें फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात होती थी, लेकिन वो दौर मुझे लगता है कि ज्यादा पीछे रह गया। तो हुकूमत की मीडियम ज्यादा हमारे पास आ गए, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया जहाँ पर बहुत खुलकर बात हो सकती है फिर भी। अच्छा, ये कॉन्ट्रसेप्टिव्स के एड्स के ऊपर क्यों पाबंदी है? एक चीज और भी याद होगी कि जिस तरह जो शहजाद कह रहे हैं ना कि बेनजीर भुट्टो साहब, एक सेकंड मैम, शहजाद को कंप्लीट करने देते हैं, वो फोन पे है तो शायद वो हमें सही तरह से सुन नहीं पा रहे। शहजाद को कंप्लीट करने देते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शहजाद, महमल ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तालीम उनके लिए, उनके अपनी सेहत की नॉलेज के हवाले से ये चीजें जब आप कहती हैं कि क्यों ये सोसाइटी के एक तबके में आपको ज्यादा इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, वो इसी वजह से है कि जहाँ पे तालीम की कमी होगी, जहाँ अपने आपको अपने राइट्स नहीं पहचाने जाएंगे तो वहाँ पे ये इशूज फिर होंगे। लेकिन ये ऑब्वियसली एक इतना आसान इसका सोल्यूशन नहीं है। हुकूमत ने तवज्जो देनी है, ये आपके सोसाइटी प्रेशर्स भी है, सोसाइटी में आपके बहुत सारे टैबूज हैं, कुछ लोग रिलीजियस फैक्टर को इससे मिला के इसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मल्टीपल इशू है, रीजन जिसकी वजह से ये मामला है। लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि किसी की तवज्जो या फोकस भी है इस बात पर। महमल कुछ कह रही थी? नहीं ना, मैं सिर्फ कहती थी शहजाद जो बात कर रहे थे कि हुकूमत को ये चीज करनी चाहिए। आपको याद होगा कि ये जो हमारे बचपन और हमारे उसकी बात कर रहे हैं, उस जमाने में हुकूमत खुद ये करती थी। मतलब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब बतौर वजीर आजम भी ये कैंपेन जो थी वो लीड कर रही थी। तो ये वाली चीजें भी बहुत अहम होती हैं और किस तरह की ये कैंपेन जब चलती हैं, बच्चे दो ही अच्छे और इस तरह की, तो ये हुकूमती लेवल पे भी होना चाहिए। लेकिन एज शहजाद सेड, आई थिंक प्रायोरिटी ही नहीं है इस हुकूमत की या किसी भी हुकूमतों की आजकल कि वो इसके ऊपर फोकस करें। अच्छा शहजाद, कॉन्ट्रसेप्टिव्स के एड्स पर पाबंदी क्यों है, आप बता रहे थे? है ये तो मैं बता सकता हूँ आपको अलीना, पाबंदी क्यों है क्या इसकी रैशनल और लॉजिक है, वो मुझे समझ नहीं आती। नहीं, आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज ये इतना बुनियादी चीज़ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज आपके हुकूक में सबसे बुनियादी चीज़ है, आपकी सेहत और ख़वातीन की सेहत खास तौर पर उन तक उनका एक्सेस होना, और ये उसी में आता है। आप ये सोचे कि ये इतने टाइम से है और शायद हमें, क्योंकि हम इस पे हमारी तवज्जो नहीं थी और हमने भी नोट नहीं किया कि इन चीज़ों पर पाबंदी है। Until and unless I told you कि जब एक प्रोग्राम पर आके हम बात कर रहे थे, शहजाद रॉय साहब ने ये बताया कि पाकिस्तान में तो इस इशू पे पाबंदी, आप ऐड जो है वो नशर ही नहीं कर सकते आप इसके। वाओ, तो ये किस वक्त पॉलिसी बनी, किसने तो ये सीरियसनेस का हाल है, पर्दे वायद की है, किसकी है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ये सीरियसनेस का हाल है। अच्छा भट्टी साहब, क्या राय है आपकी, किस तरह से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है? मैडम शेख, एक तो जो महमल ने बात की, जो शहजाद इकबाल साहब ने बात की, दोनों को मैं एग्री करता हूँ। ये बच्चियों पर की तालीम और वुमेन जो एम्पावरमेंट है, यानी या उनकी देखभाल या उनकी वो जो एक तरह से उनको एम्पावर करना,
ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं कई ऐसे तजर्बात का या ऐसे देख चुका हूँ जिसमें मजबूर किया जाता है 7 बच्चियाँ, उसके बाद बच्चे की ख्वाहिश, या साल के फ़ौरन बाद या शादी के फ़ौरन बाद बच्चा होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटी का मुझे तो बेटी हो जाए तो वो बेटा भी है और बेटी भी है, पता नहीं किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं। दूसरे मैडम शेख ये है कि ये पूरी सोसाइटी को मिलकर बैठना पड़ेगा, पूरे मुआशरे को मिलकर बैठना पड़ेगा, इश्तिहारात दोबारा चलने चाहिए, जो पाबंदी कहीं लगी है उनसे बात करनी चाहिए, हमारे उल्मा और मजहबी तबके को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और पहले हुकूमतों ने किया, तभी इश्तिहारात चले, तभी प्रोग्राम लॉन्च हुए, और उल्मा और सोसाइटी मिलकर, हुकूमत और ये मिलकर आगे बढ़ें। तीसरी बात यह है मैडम शेख के अब आप देखिए कि दुनिया में 2% आबादी बढ़ रही है सालाना, हमारा है 2.8%, यानी हर 5 सेकंड के बाद हमारा एक शहरी का इजाफा होता है। और इशू ये है कि अब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। वसाइल में ये कोई है मेरे ख्याल से 100 के करीब पहुंच गया है, और आबादी के लिहाज से 5वां है। आप सोचिए जिस घर में 4 खाने वाले हों और फिर 12 खाने वाले हों तो क्या होगा उस घर का। तीसरी बात है मैडम शेख कि इस हुकूमत ने कभी आपको 16 महीने पहले भी भुगता गए हैं ये, और अब भी इमरान खान दौर में आबादी पर कमेटी भी बनी, उस पर तजावीज़ भी आई, उनको आगे फैलाया भी गया, लेकिन वो जो एक कैंपेन चलनी थी वो ना चली। लेकिन इस 16 महीने पहले शहबाज हुकूमत गुजरी है और अब गुजरी है, कभी जिक्र किया हो इन्होंने? एक होता है ना तकरीर में 2 फिक्रे डाल दें, बात करते रहें, मुसलसल बताते रहें, कभी कोई आबादी का जिक्र हुआ हो, कभी कोई मुआशी इस्लाहत का जिक्र हुआ हो, कभी कोई निज़ाम इंसाफ में इस्लाहत का जिक्र हुआ हो। जिक्र होते हैं, उसके ऊपर फिर अमल दरामद नहीं होता। जिक्र तो जरूर हुआ है बड़ी दफा, लेकिन हुआ नहीं है। नहीं, वज़ीर आज़म मैडम शेख एक होता है ना, नहीं सीरियसनेस एक अलग होता है, एक होता है तकरीर आप रोजाना करते हैं, आप सारों को कह दें कि भाई जो वज़ीर बोलेगा अमली तौर पे तो करना चाहिए, इस पे सारा कुछ आगे करना। एक होता है कि एक फोकस पॉइंट हमारा है कि हमने आबादी को कंट्रोल करना। चाइना ने किस तरह की, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा शरह आबादी थी, अब उनकी शरह पैदाइश कम होती जा रही है, आबादी बेहतर होती जा रही है। तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे कभी भी इन्होंने फोकस नहीं किया। तालीम देख लें हमारे लिए कि अच्छा ये भी डिफरेंस है ना सर, ये भी डिफरेंस है ना सर। देखिए तालीम, सेहत, बाकी सारी चीज़ें हालांकि बहुत ज़रूरी और स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए हर हालत में, लेकिन इनके ऊपर हमेशा ये तावील मिलती है कि जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल, जिससे आपके वसाइल को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, इसके ऊपर एक्चुअली आपको हेल्प मिलेगी आगे जाकर भी। महमल कुछ ऐड करना चाहती है, उनका पॉइंट ले लें जी। जी लीना, मैं ये कह रही थी कि ये जो एड्स की बात हो रही थी ना शहजाद, और आप जो बात कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव के एड्स जो हैं ये क्यों नहीं चलते। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको ये बताती चलूं कि ये तो जाहिर होता है हुकूमत ही बता सकती है कि बंद कब हुए और क्यों हुए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एड्स के ऊपर यहाँ पर लोग आ जाते हैं, वो ये कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, हमारे कई टीवी पे भी बैठे हुए लोग भी, कि जी ये वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ये हमारे वो कल्चर के खिलाफ है। ये इस किस्म की जब बातें होती है और हुकूमत उसके प्रेशर के अंडर जब आ जाती है तो वो इस किस्म के गलत डिसीजंस लेती हैं कि ये एड जो कि बहुत जरूरी है अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए भी, आप उनको ही बंद कर देते हैं इसलिए क्योंकि आप ये प्रेशर नहीं ले सकते लोगों का कि वो इस किस्म की बातें करते हैं। मतलब कि वल्गैरिटी कोई कबाहत नहीं है, लेट इट बी नोन के जी, लेट इट बी नोन के इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करें, हम इन इश्यूज़ को उठाएं। ये सेहत का मामला है, ये इकॉनमी का मामला है, ये तमाम मामलात की जड़ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये बिल्कुल फितरी सा मामला है जिसके ऊपर आई थिंक हर एक को खुलकर और बिला हिचकिचाहट बात करनी चाहिए। विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।